आज के वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर 14 यानी पहले चैप्टर से लेकर 14वें चैप्टर तक यानी संपूर्ण किताब के क्वेश्चन को रखा है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों 2 मार्क्स यानी 2 अंक वाले क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है ना, 2 मार्क्स वाले यानी 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक, इस तरह से आपके जो नंबर वाइज क्वेश्चन होंगे उनकी तैयारी बेहतर तरह से हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखना है। चलिए इसको बच्चों देखने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, क्योंकि भाई समझना ज़रूरी है। फिजिक्स में यही तो होता है। जैसे अगर हम बच्चों यहाँ पर देखिए एक आवेश यहाँ रख दें, एक आवेश यहाँ रख दें, ठीक है ना, तो एक यानी 2 आवेशों को और दोनों विपरीत आवेशित हो, मान लेते हैं अगर एक प्लस क्यों है तो एक माइनस क्यों, 2 विपरीत आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से बच्चों जो संरचना बनती है यानी जो ये स्ट्रक्चर बन गया है इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो 2 आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी बच्चों पूरा 2L होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम बीच में बिंदु O लेंगे तो यहाँ से L दूरी, यहाँ से L, इसलिए टोटल 2L हो जाता है। तो परिभाषा क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कि दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी है बच्चों 2L के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, यही होता है। अब देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, तो भाई लंबाई का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझना, सी बड़े में है तो कूलाम मीटर। परिभाषा समझ में आ गया बच्चों, क्या लिखना है अब उसको समझ लीजिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हमने क्या बताया कि 2 विपरीत आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, तो भाई 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, और जो दूरी होगी बच्चों अल्पतम दूरी यानी 2L क्या होता है, बहुत मतलब एक न्यूनतम दूरी होती है। तो 2 आवेशों में कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं उसको। मात्रक में बच्चों भी हमने बताया ना कूलाम मीटर, या इसी को डीबाई कहते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एक मात्रक होता है डीबाई। अब विमा क्या हो जाएगा LTA, ठीक है ना, LTA। अब विमा कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ा समझ लो भाई। देखिए जो भी कांस्टेंट होते हैं नंबर्स उनको काउंट नहीं किया जाता है, तो भाई आवेश है लेकिन क्यों बराबर बच्चों होता है I × T। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, समय का मात्रक T और उसके बाद L है, ठीक है ना। ये तो कितना हो गया क्यों का, और L है तो भाई L को हम क्या लिखेंगे, L से लेंथ से, तो इसको एक में लिखेंगे तो LTA हो जाता है। ठीक, LTA ये हो गया इसका विमा, या लता, ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। और हाँ फिर से बोल देते हैं सारे क्वेश्चन बच्चों आज के जो हैं 2 नंबर वाले हैं, ठीक है ना। हमने इसको कल 1 नंबर वाले में भी बताया था, हालांकि ये 2 नंबर में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन पेपर को देखा यानी जो अनसाल्व पेपर होता है उसमें देखा तो ज़्यादातर ये 2 नंबर में पूछा गया था। उसमें था कि जैसे आवेश का मतलब आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। तो इसको बच्चों थोड़ा समझने से पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, भाई हवा भी चल रही है, देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे ध्यान से समझना बच्चों, जैसे कोई तार है, ठीक, परिभाषा देखने से पहले थोड़ा समझ लेना, इसको समझ लीजिए फिर ये आसान हो जाएगा। कोई तार है बच्चों और तार की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं L, ठीक है ना। तार की लंबाई है L, तो ये कोई तार है बच्चों, तो तार की प्रति एकांक लंबाई, ये तार की जो लंबाई है और इस लंबाई में भाई आवेश का प्रवाह होगा, ठीक है ना, और आवेश के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को कहते हैं बच्चों रेखीय घनत्व कहते हैं, कि मैंने क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने कल भी बताया था, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मात्रक देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और उसके बाद यहाँ से लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है ना, लंबाई का मात्रक मीटर। तो लिखेंगे क्या बच्चों कि किसी चालक की
प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित या वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। भाई लेमडा बराबर होता है Q/L, यही तो कहा है ना, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, ठीक है ना। और मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, और आपको फिर से बता दें, एक आवेश का रेखीय घनत्व जो अभी ऊपर हमने देखा, और बच्चों दूसरा है पृष्ठ घनत्व। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कोई एक जरूर आता है। तो इस परिभाषा को, पृष्ठ घनत्व को समझने से पहले, भाई परिभाषा अगर हमें सीखना है तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, एक हम बना देते हैं बच्चों, कोई क्षेत्रफल है, ठीक है ना, कोई यानी चादर, ठीक है ना, क्या है, कोई धातु की चादर है, और मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो क्या होता है कि किसी, ठीक है ना, किसी चालक, कोई चालक चादर है, चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को कहते हैं बच्चों पृष्ठ घनत्व, और इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। वहां पर क्या था बच्चों, एल था, उसमें प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं, लेकिन इसमें क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दर्शाते कैसे हैं बच्चों, सिग्मा से, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि परिभाषा हमें कैसे लिखना है। किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक, सिग्मा बराबर Q/A फार्मूला होता है बच्चों, और मात्रक क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बच्चों, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व फिर विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों, कल जो वीडियो हमने डाला, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले देख लीजिए। बहुत ही लाजवाब सेशन है और आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी उस वीडियो पर दिया। वैसे ही उम्मीद हम रखेंगे कि इस वीडियो पर भी आप सबका मिले। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमारा दिल बाग बाग हो गया। उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी को कि आपने इतना हमें सपोर्ट किया। तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना बच्चों, और जो भी मन में हो कमेंट में बोल दीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो समविभव नाम में ही रखा है बच्चों, समविभव। सम बोले तो समान, विभव का मतलब विभवांतर। तो ध्यान से समझना, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु या वह पृष्ठ, ठीक है ना, बिंदु भी बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर समविभव पृष्ठ है तो भाई पृष्ठ बोलिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये बच्चों एक वैद्युत क्षेत्र में क्या है, एक समविभव पृष्ठ ये खींचा गया है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मतलब हर जगह पर क्या हो, विभव समान हो। तो वही तो कह रहा ना, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ एक पृष्ठ है, और इसके मतलब प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर यहाँ पर जो आवेश रखा जाए, प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या हो, मतलब इनका जो विभव हो बच्चों वो समान हो, तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है उसको देखते हैं हम। देखिए विशेषताएं क्या बच्चों, ध्यान से समझना क्या है कि विशेषताओं में पहला देखो कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। भाई अभी हमने बताया कि हर एक बिंदु पर विभव समान होगा तभी तो समविभव पृष्ठ होगा। दूसरा क्या है कि समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अब ये कैसे होते हैं उसको समझते हैं बच्चों। जैसे एक समविभव पृष्ठ खींचते हैं, अगर जैसे हम एक ये पृष्ठ खींचते हैं बच्चों, तो इस पर अगर हम ये लाइन खींचेंगे तो इस पर ये लंबवत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसको ऐसे खींच देते हैं और इसको ऐसे, तो भाई इस पृष्ठ पर ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इधर मानेंगे तो इधर से लंबवत हो जाएगा। अगर इसके लिए ध्यान से समझना, अब इस बिंदु पर मानेंगे तो भाई ये यहाँ से पूरा लंबवत हो जाएगा। तो हर एक जगह, ठीक है ना, हर एक जगह पर क्या होगा बच्चों, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, यानी एक दूसरे के ये लंबवत होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, क्या कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कर दें, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं एक दूसरे के, बल्कि लंबवत होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और यहाँ से चौथा जो पॉइंट है, यानी चौथी विशेषता बच्चों, किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से मान लेते हैं दूसरे बिंदु तक लाना है, चाहे यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी ले जाना है, तो बच्चों जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जैसे अगर कोई चीज़ अगर हम कहें वृत्ताकार पथ पर ऐसे घूम रहा है, कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा, अगर हम बोल देंगे कि उसने कार्य कितना किया, तो बच्चों कार्य 0 किया। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये रहा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लारेंज बल क्या है और इसका वेक्टर रूप लिखिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना। और हाँ, आप तैयारी की चिंता आप छोड़ दीजिए बच्चों, हम अब आपके लिए दिन रात एक करना पड़े करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको हम उस मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएगा बच्चों, हमें भी सुकून नहीं है। और आपको बिना 1 रुपए लिए, यानी बिना आपको, हम आपसे बिना 1 रुपए लिए, विदाउट एनी कॉस्ट, हम आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमसे पैसे ले लीजिए, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, आपसे केवल आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे ले रहे हैं तो क्या हुआ भाई, उनकी कंपेयर हमसे मत करिए। हम फ्री में आपको ये सारी चीज़ें देंगे और आपकी तैयारी हम बेहतर करवाएंगे, ठीक है ना। फिर से अब ये मत बोलना कि पैसे ले लीजिए सर, ये कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद, ठीक है ना, हाँ, इसके बाद सारे हम क्लासेज यानी केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, मैथ के, इंग्लिश के सभी लाएंगे बच्चों, आप परेशान मत रहिए, ठीक। तो नंबर वाइज सब वीडियो आपको मिल जाएगा। तो लारेंज बल क्या है बच्चों कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है या बल लगता है, जिसे लारेंज बल कहते हैं। मान लेते हैं कोई आवेश है बच्चों, यानी कोई गतिमान आवेश है और कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, हम मान लेते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है और कोई आवेश इसी में क्या कर रहा है बच्चों, इसका मान लेते हैं क्या है, वेग v है, v वेग से इसमें क्या है, घूम रहा है और उसका आवेश यानी उस कण पर आवेश क्यों है। तो ऐसी सिचुएशन में जब घूमेगा उस पर एक बल लगेगा, उसी बल को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, उसी बल को बोलते हैं लारेंज बल, ठीक है ना। यही तो हमने बताया ना कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लारेंज बल कहते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कण पर आवेश क्यों है, उसका वेग v है और चुंबकीय क्षेत्र b है, तो ऐसी सिचुएशन में लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर q/v/b साइन थीटा। और इसका जो वेक्टर रूप होगा बच्चों वो होगा वेक्टर F बराबर q फिर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ठीक है ना। देखिए जो क्या है इसमें बच्चों सदिश राशि हैं, उन पर वेक्टर लगा है, ठीक है ना। बात समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एम्पियर, ठीक है ना, कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ठीक। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। देखिए वैसे बच्चों ये लॉन्ग में मतलब यानी 3 नंबर में डेरिवेशन में आता है, लेकिन 2 नंबर में आएगा तो केवल एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका बच्चों गणितीय रूप पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखते हैं ध्यान से समझना। इसी फार्मूले में पूरा नियम है, इसी फार्मूले को आप याद कर लीजिए बच्चों, पूरा नियम क्लियर हो गया। पहले नियम समझ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है और उसकी सीमा यानी उसके रेंज के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों B और समाकलन लगता है, तो ये चित्र मतलब ये मार्क लगा दिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो यही क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है ना। यही तो बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, सीमा बोल दिया तो भाई उसकी कुछ न कुछ लंबाई हो जाएगी, रेंज, तो ये सीमा के को दर्शाता है dl। तो सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। बस इसी नियम को कहते हैं बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7 भाई इस पर ताला लगा कर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक सेट के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में भाई ये हर साल पूछा जाता है।
कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है ना, अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सब आज के ये जो वीडियो होंगे बच्चे, यानी इसमें सब थ्योरी, जो न्यूमेरिकल होगा उसकी सीरीज हम ला रहे हैं। हालांकि 3 चैप्टर हमने देख रखा है, तो न्यूमेरिकल की हम अलग से सीरीज लाएंगे। ये केवल थ्योरी होगी और सारे क्वेश्चन को बच्चों हल्के में मत लेना, नहीं तो आप एग्जाम में धोखा खा जाओगे, फिर बोलोगे सर कि आपने बताया और लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा ना करना पड़े, एग्जाम कभी भी आपका लग सकता है, तो तैयारी इसको बढ़िया से करिए, फाइनल तैयारी मान के चलिए। अब इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप पेपर और कॉपी लेकर के बैठा करें। सारे क्वेश्चन जो हम आपके सामने लाते हैं उनको लिखते चलिए साथ में। लिखने से बच्चों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या है विजुलाइज होंगी, यानी आपके दिमाग में वही चीज़ें गूंजेंगी, वही चीज़ें आपको बार बार दिखाई पड़ेंगी और चीज़ें लिखने से प्रैक्टिस हो जाएंगी और तैयार भी हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, और कह रहा बच्चों की वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं और इनके गुण क्या है। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिलाएंगे तो आपको एकदम लैंग्वेज अलग मिलेगा, ठीक। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए, संचरण बोले तो चलने के लिए, ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए या संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, यानी ये क्या है, बिना माध्यम के निर्वात में भी चल सकती हैं, तो ऐसी तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है ना। ये तो रहा वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इसके गुण क्या है, गुण ध्यान से समझना। पहला, ये तरंगें प्रकाश के वेग से चलती हैं। भाई क्या है, एक प्रकार का ये, अगर ये ऊर्जा है तो भाई प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलते हैं। दूसरा देखिए हमने यहाँ पर बताया है ना कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। अभी बताया ना, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो इनकी जो ऊर्जा होती है बच्चों वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। और चौथा है कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। और 1 नंबर में बच्चों अब की बार पूछा गया था कि इनके 2 गुण लिखिए, तो देखिए इसी तरह, इसीलिए देखिए जिस हिसाब से बच्चों क्वेश्चन होता है जितने नंबर का, इसी हिसाब से हम लिखते हैं। अब पता चले 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 गुण लिख रहे हो, तो तब भी कोई मतलब नहीं है। 2 लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा, 4 लिखेंगे उतना ही नंबर मिलेगा। इसलिए ये देखा करें कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। आज के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, तो उसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। अगर 2 नंबर में है तो इतना आपको लिखना है। तो ये क्या है बच्चों कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं बच्चों और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कोई करो या ना करो भाई, लेकिन इस क्वेश्चन को तो हर हाल में हमें तैयार करके जाना है। अब की बार भी ये 3 नंबर में पूछा गया था बच्चों, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो चलिए कैसे लिखते हैं बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक स्वप्रेरण गुणांक, एक अन्योन्य प्रेरण, वो आगे हम देखेंगे। और दोनों क्वेश्चन बच्चों अगर 5 से 7 सेट बनते हैं तो उसमें से 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे लिखना है ध्यान से समझना, और इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है, न्यूमेरिकल भी इस पे आता है, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चों कैसे, ध्यान से समझिएगा। परिभाषा देखते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। बहुत ही सिंपल परिभाषा है बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट को इस परिभाषा को लेकर के दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर ये क्वेश्चन बैंक में बहुत ही लंबा दिया है, क्या लिखना है समझ में नहीं आता। कुछ नहीं बच्चों, बस इतना याद कर लीजिए कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। फार्मूला है L बराबर E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी। ये क्या है, ये धारा की दर है, ठीक है ना, प्रवाहित धारा की दर है, ठीक है ना। अगर इसी में बच्चों हम डेल्टा I अपान डेल्टा टी बराबर यानी धारा प्रवाह की दर अगर 1 मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, L बराबर E। यही तो कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की, यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मतलब ये विद्युत वाहक बल है, के बराबर होता है,
ठीक है ना, जबकि कुंडली में एकांक धारा यानी कुंडली में धारा प्रवाह की दर क्या हो, एकांक हो। भाई यही परिभाषा क्या है, यानी इसी के अकॉर्डिंग ये परिभाषा बनी है। अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मात्रक हो जाता है हेनरी और विमा क्या है ml स्क्वायर टी के घात -2 a की घात -2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। हमने अभी यही बताया है कि दोनों क्वेश्चन में एक जरूर पूछा जाता है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, ध्यान से समझना। परिभाषा पहले देख लीजिए बच्चों कि एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है ना, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है और जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। देखिए इसके पहले वाले में बच्चों केवल एक कुंडली थी, इसमें क्या है, मान लेते हैं एक कुंडली यहाँ है और एक कुंडली यहाँ है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है बच्चों, दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो द्वितीयक कुंडली के ग्रंथिकाओं यानी क्या है, विद्युत वाहक बल, एक इसको E2 लिख देंगे, के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में यानी डेल्टा I1 अपान डेल्टा T हम मान लेते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक हो। ठीक है ना, यही तो कह रहा है बच्चों कि पास पास रखी यानी एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा बह रही हो, यानी m बराबर E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। ठीक है ना, तो इसी में अगर हम करेंगे डेल्टा I1 अपान डेल्टा T बराबर बच्चों 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर E2। तो यही तो कह रहा है ना कि जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं या फिर विद्युत वाहक बल, इसी को कहते हैं, के बराबर होता है, जबकि बच्चों प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा बह रही हो। तो परिभाषा इसी फार्मूले से बनती है, ठीक है ना, कहीं अलग से नहीं आता। ठीक, तो चलिए इसका मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक बच्चों क्या है, हेनरी होता है और विमा भी इसका सेम होता है, यानी ml स्क्वायर टी के घात -2 a की घात -2। जो अन्योन प्रेरण गुणांक का होता है वही स्वप्रेरण गुणांक, दोनों का मात्रक सेम होता है और विमा भी दोनों का सेम होता है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी समझाइए। तो अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र होता है x1 x2 बराबर f1 f2। ठीक है ना, यानी x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2, जहां बच्चों x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, और f1 क्या है, प्रथम फोकस दूरी, f2 क्या है, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये रहा अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र और ये प्रतीकों का अर्थ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कल भी देखा है, ठीक है ना, लेकिन हमने एक सेट में देखा तो ये 2 नंबर में पूछा गया था, तो हमने इस कैटेगरी में इसको रख दिया है। ठीक है ना, अब देखिए चीज़ें भले ही एक बार हो सकती हैं रिपीट बच्चों, लेकिन क्या है, बार बार देखने से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। देखिए कोई भी फार्मूला पूछेगा और उसमें जो सिंबल होंगे अगर उसका अर्थ पूछेगा बच्चों तो वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, इतना जरूर याद रखिए। फार्मूला होता है बच्चों n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और अपान साइन a बाई 2। ठीक है ना, जहां पर a क्या है प्रिज्म कोण, n क्या है अपवर्तनांक, डेल्टा m क्या है अल्पतम विचलन कोण। और इसमें चीजें और याद रखना बच्चों, अगर कहा होता आपतन कोण के लिए तो हम डायरेक्टली I बराबर लिख देते बच्चों क्या, I बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये आपतन कोण के लिए। अगर अपवर्तन कोण कहता तो r बराबर बच्चों यहाँ से a बाई 2। ठीक है ना, क्योंकि साइन I अपान साइन r बराबर n होता है स्नेल का नियम। और इस पर बच्चों इस फार्मूले पर अब की बार 2022 में इस पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर में न्यूमेरिकल आया था, जिसमें पूछा था विचलन कोण, उसके बाद आपतन कोण, अपवर्तन कोण, उसके बाद ये क्या कहते हैं निर्गत कोण, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं अगर आपके पास अनसॉल्व होगा। ठीक है ना, तो अच्छे से इस फार्मूले को तैयार कर लेना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। नाम ही है बच्चों की विभेदन क्षमता, ठीक है ना। दूरदर्शी की विभेदन का मतलब विभेद यानी अंतर करना दोनों में, ठीक। तो यहाँ से परिभाषा पहले देख लेते हैं कि दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हालांकि दो वस्तुएं रखी हैं, दोनों दूर हैं, और एक यहाँ पर वस्तु रखी है, तो यहाँ पर दूरदर्शी है, तो भाई इससे तो ये दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वस्तुएं एक्चुअल में पास पास हैं। तो दूरदर्शी द्वारा दूर रखी पास, यानी दूर तो रखे हैं लेकिन दोनों वस्तुएं क्या हैं बच्चों, पास पास हैं। तो भाई अगर हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों वस्तुएं हमें आपस में ऐसा लगेगा कि जुटी हुई हैं, यानी जुड़ी हुई हैं। लेकिन बच्चों वही कह रहा है कि दूरदर्शी के द्वारा दूर स्थित दो निकट की वस्तुओं को अलग अलग देखना, यानी यहाँ से देखिए और दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रतीत हों, तो इस क्षमता को बच्चों कहते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। वही तो परिभाषा में कह रहा है कि दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता बच्चों बराबर होता है 1/, विभेदन सीमा, ठीक है ना, या विभेदन क्षमता बराबर d/1.22 लैम्डा होता है, जहां पर d क्या है, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है बच्चों, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हमने कल देखा है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन 2 नंबर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता क्या है, या कभी कभार पूछ लेता है कि परावर्ती दूरदर्शी अन्य दूरदर्शी की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी है, क्यों। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, और इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने दोबारा से उठाया है कि आपको हम क्वेश्चन बता सकें और कैसे पूछता है कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए, या फिर पूछेगा बच्चों कि परावर्ती दूरदर्शी अन्य दूरदर्शी की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी है, क्यों। तो इसके 2 रीज़न है बच्चों। पहला है कि परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज क्या है, ब्राइट आता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना, चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है, यानी कलर ओवर सिचुएटेड नहीं होते हैं बच्चों, नेचुरल कलर होते हैं, यानी उसमें रंग का दोष नहीं होता है, वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। तो ये रही परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं, या फिर परावर्ती दूरदर्शी को उपयोग करने का मेन रीजन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। और कल हमने इसमें बताया था बच्चों एक आपको अवतल लेंस, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस। भाई ये मक्खी कहाँ आ रही है, ठीक है ना। इसमें बच्चों हम लिख देते हैं, हवा भी बहुत चल रही है भाई। तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या है। तो अवतल लेंस को तो कल हमने समझ ही लिया, तो आज देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्या है, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस, हमें पता है बच्चों कि लेंस में 2 फोकस होते हैं भाई, एक यहाँ से f1 है, f1 प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। तो इसी फोकस की परिभाषा लिखना है अपने को। परिभाषा समझिए क्या कह रहा है, हमने कल भी इसको अच्छे से समझाया था दोनों लेंस के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। तो बच्चों ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चल रही है, और जब लेंस में से प्रवेश करेगी यानी लेंस द्वारा अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएगी, यानी जिस बिंदु पर काटती है, ठीक, उसी को कहते हैं बच्चों द्वितीय फोकस। बात समझ में आई, ठीक है ना। ये है उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए इसको बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना, 1 बार 2 बार लिख करके, ठीक है ना। देखिए हम फिर से बोलेंगे बच्चों, क्वेश्चन को आप जितना लिखेंगे उतना तैयार होगा आपके लिए। हम इतना ज़्यादा लिख सकते हैं 4-4 घंटे, तो भाई आपका तो एग्ज़ाम है, आपको क्या करना चाहिए आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो,
ठीक, तो क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब देखिए, इसको समझने से पहले परिभाषा बहुत ही लंबी लगती है, लेकिन बच्चों हर साल पूछा जाता है। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। देखिए, जैसे बच्चों कोई एक क्या है, ये माध्यम है और इस माध्यम में दो तरंगे एक साथ ऐसे चल रही हैं, ठीक है ना। दो तरंगे और दोनों तरंगे क्या है, अध्यारोपित होती है, यानी मिलती हैं। तो भाई मिलने पर देखिए कहीं पर रेंज यानी आयाम ज़्यादा है, कहीं पर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, है ना। तो अब देखिए परिभाषा, पहले हमने ये समझाया कि आपको जब ये समान आवृत्ति की और समान आयाम की दो तरंगे एक साथ चल रही हैं तो ये अध्यारोपित होंगी यानी मिलेंगी। तो भाई कहीं पर इनकी क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम है, तो कहीं पर न्यूनतम, कहीं पर, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे चलेगा, ऐसे, जहाँ घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह से बच्चों होगा। तो परिभाषा में क्या लिखना है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब बच्चों मिलने से, तो जब वो तरंगे मिलती हैं तो उनके मिलने से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इस घटना को बच्चों कहते हैं व्यतिकरण, ठीक है ना। समझ में आ गया परिभाषा। हमने क्या बताया कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें एक साथ और एक ही दिशा में चलें तो उनके अध्यारोपण से यानी उनके मिलने से बनी परिणामी तरंग की जो तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। इस घटना को ही बच्चों क्या कहते हैं, व्यतिकरण। अब इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि संपोषी व्यतिकरण क्या है और विनाशी व्यतिकरण है क्या है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चों कि जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होगी, ठीक है ना, तीव्रता न्यूनतम होगी, ठीक, और जिस बिंदु पर यहां पे एक पे होगा अधिकतम होगी, अधिकतम, तो जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होगी संपोषी व्यतिकरण, जहां पर अधिकतम विनाशी व्यतिकरण। तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। हालांकि व्यतिकरण ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, संपोषी विनाशी वो चीज भी आप समझ लेना कि संपोषी व्यतिकरण क्या है बच्चों, कि जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता क्या अधिकतम होती है वो संपोषी व्यतिकरण, और जिस बिंदु पर, अच्छा इसके पहले हमने उल्टा बोल दिया क्या भाई, सॉरी, जिस बिंदु पर अधिकतम होगा संपोषी व्यतिकरण बच्चों और जिस बिंदु पर न्यूनतम यानी कम होगा विनाशी। विनाशी का मतलब नष्ट होना, नाम ही है, ठीक है ना। अधिकतम है तो संपोषी, न्यूनतम है विनाशी, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है भाई वो 15वें क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की साल 2 से 3 सेट में पूछा गया था कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी। ध्यान से समझना बच्चों कि व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, यानी दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के पास पास होंगे तभी व्यतिकरण संभव होगा, नहीं तो भाई किरणें मिलेंगी ही नहीं तो कहाँ व्यतिकरण होगा। बात समझ में आया। चलिए दूसरा क्या है, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब जितने ज्यादा छिद्र पतले होंगे प्रकाश स्रोत का उतनी ही प्रकाश किरणें फैलेंगी उतना ही ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों टार्च में देखिए छोटा सा छिद्र होता है और प्रकाश इस तरह से फैलती है, ठीक है ना, यानी छोटा सा एक बल्ब होता है और यहाँ पर क्या है द्वारक होता है, उसके द्वारा प्रकाश किरणों का फैलाव ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ें होता है। इसीलिए बच्चों कह रहा है कि इसमें कि दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। अभी हमने परिभाषा में भी बताया कि दोनों आयाम बराबर होने चाहिए और देखना चाहेंगे तो आवृत्ति भी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो तीसरा क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। और चौथा है बच्चों दोनों स्रोतों की आवृत्तियां तथा मतलब अथवा तरंग दैर्घ्य भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं भाई, छाप के रखना इन सारे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों की देहली आवृत्ति क्या है,
तथा कार्यफलन, दोनों हमने साथ में रख लिया है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए बच्चों परिभाषा देखिए, परिभाषा से ज़्यादा समझना है लॉजिक। लॉजिक समझ में आ गया तो भाई परिभाषा तो हम वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे बच्चों एक क्या है, धातु की सतह है, कोई धातु का पृष्ठ है, ठीक है ना, कोई धातु का पृष्ठ है और इस पर बच्चों क्या है कि सूर्य की किरणें हैं या कोई प्रकाश स्रोत है और इस पर किसी आवृत्ति, मान लेते हैं कोई आवृत्ति न्यू है और इस पे प्रकाश डाला जा रहा है। तो हमें पता है बच्चों कि जब इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा रेल की पटरियों में से ऐसा लगता है कि भाई आग की लपटें निकल रही हैं, ऐसा आपको लगता है ना गर्मी के दिनों में। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब इस पर बच्चों प्रकाश, ध्यान से समझना, धातु की पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो ये क्या है, धातु का जो पृष्ठ है गर्म होगा और इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन में हलचल मच जाती है, यानी इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कभी कभार उसको पूछ लेता है तो हम बोल दे रहे हैं कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना को बच्चों कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन हमें समझना है कि देहली आवृत्ति क्या है। तो धातु की पृष्ठ पर डाली गई वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस आवृत्ति को कहते हैं बच्चों देहली आवृत्ति। है ना मजेदार? क्या हमने बताया, फिर से सुन लीजिए। किसी धातु की पृष्ठ पर डाली गई वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी किसी धातु की पृष्ठ पर वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस आवृत्ति को कहते हैं बच्चों देहली आवृत्ति। यानी इतनी आवृत्ति का प्रकाश इस पर डाला जाए कि इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए, ठीक है ना, उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। अब परिभाषा देखिए भैया, परिभाषा तो अब एकदम से हलवा लगेगा कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे क्या कहते हैं बच्चों? देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति, ठीक है ना। अब चलिए देहली आवृत्ति कहते हैं, उसको न्यू नॉट से दर्शाते हैं। और अगला है बच्चों क्या है? कार्यफलन। अब कार्यफलन भी सेम है कि इसी ध्यान से समझना कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ये धातु की सतह है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस धातु की पृष्ठ पर किया गया न्यूनतम जो कार्य होता है या न्यूनतम ऊर्जा है उसको कार्यफलन कहते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं बच्चों? ध्यान से समझना परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, ठीक है ना। इसे W नॉट से दर्शाते हैं। W नॉट बराबर होता है बच्चों H न्यू नॉट, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और ये क्वेश्चन हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2022 में लगभग 3 सेट में आया था। तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। यानी ऐसे क्वेश्चन को तो बच्चों आपको श्योर है, ये मान के चलिए इनको अच्छे से तैयार करके ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी मुख्य कमियां क्या थी, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी इसमें देखिए मुख्य 2 कमी थी। तो पहली कमी, क्वेश्चन नहीं, पहली जो कमी थी वो क्या थी समझ लीजिए। पहले इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम बच्चों आपको समझाने का प्रयास करते हैं फिगर के माध्यम से। चलिए कह रहा है कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी, ठीक। और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये एक कमी थी। तो ये होगी पहली कमी। ध्यान से अब समझिए बच्चों फिगर से। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जैसे ये कोई एटम है, परमाणु है, ठीक है ना, नाभिक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है बच्चों।
और इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर घूमता है। इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है ना भैया, कोई इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन यानी प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन जरा ये बताइए बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमेगा और उसकी ऊर्जा नष्ट होगी, क्योंकि भाई वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो घूमते घूमते भैया उसकी ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 नाभिक में गिर जाएगा बबुआ, ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक कमी हुई ना, इन्होंने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एक्चुअल में होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो भाई वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही तो कमी थी कि इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर ऐसा होता है तो भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या थी, इनकी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी बच्चों, दूसरी कमी स्पेक्ट्रम को लेकर थी। कि दूसरी कमी क्या थी, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यानी रदरफोर्ड ने बताया कि सभी कक्षाओं में घूमता है, लेकिन क्या है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बच्चों, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग यानी MVR बराबर क्या होता है, MVR बराबर, ठीक है ना, जिसका कोणीय संवेग MVR बराबर होता है बच्चों NH/2π, ठीक है ना। कल हमने इसको बताया था 1 नंबर वाले में कि जिसका कोणीय संवेग NH/2π होता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो भाई इनका ये भी नियम तो गलत हो गया। तो ये इनके परमाणु मॉडल में कमियां थी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं और इनके गुण क्या हैं। ध्यान से समझना, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने बताया कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इसी को बच्चों न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के जो योग होता है इनको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बच्चों बंधे होते हैं, तो इनको बांधने के लिए बच्चों कोई ना कोई तो बल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो परमाणु के अंदर परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जो बल प्रयोग होता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल। या सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एक सिंपल सी परिभाषा आपको बताते हैं बच्चों कि नाभिक में उपस्थित वह बल जो न्यूक्लियनों को बांध कर रखता है उसको कहते हैं नाभिकीय बल, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि परिभाषा कैसे लिखना है। नाभिकीय बल क्या है बच्चों, कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों बोले तो हमने अभी बताया ना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कि जो न्यूक्लियनों को बांधे रखता है उस बल को बच्चों कहते हैं नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल के गुण क्या होते हैं, ध्यान से समझना। ये बल आकर्षण बल होते हैं, दूसरा कि ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं, तीसरा ये बल लघु परिसर के होते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अब की बार 5 नंबर में पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या एग्जाम्पल करके यानी पूरी क्रिया विधि को समझाना था, लेकिन हमें पूरा क्रिया विधि नहीं, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। कल हमने इस पे बताया था एक केवल रिएक्शन, ठीक है ना, अभिक्रिया के लिए, लेकिन नाभिकीय संलयन कहते किसे हैं, ध्यान से समझना। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था। संलयन का अर्थ ही होता है बच्चों जुड़ना और विखंडन का अर्थ होता है टूटना। तो 2 चीजें होती हैं, एक नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है बच्चों नाभिकीय विखंडन। तो क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो बच्चों उसे कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब ही होता है जुड़ना। जैसे क्या है, हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिक हैं, भाई ये क्या है, हाइड्रोजन है
और जब दो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक, भाई एक हाइड्रोजन का नाभिक ये है और दूसरा ये भी हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, तो जब हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक बच्चों ये मिले हैं तो एक भारी नाभिक का, और ये किसका निर्माण किए हैं, इसको कहते हैं बच्चों हीलियम नाभिक, ठीक है ना, हीलियम। तो दो हल्के नाभिक मिलकर के, हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम के एक भारी नाभिक बना रहे हैं और प्लस एनर्जी निकल रही है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। और हम बात करें, अगर पूछ ले कि नाभिकीय संलयन घटना किस पर आधारित, यानी नाभिकीय संलयन का कोई उदाहरण बताइए, तो सूर्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है बच्चों वो सूर्य के अंदर होता है, ठीक है ना। सूर्य ऊर्जा का भंडार है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम परमाणु यानी हीलियम नाभिक बनाते हैं, तभी हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। तो ये है नाभिकीय संलयन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन क्या है। ठीक, इसके पहले देखा नाभिकीय संलयन, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लेना बच्चों कि नाभिकीय विखंडन। देखिए विखंडन का मतलब ही होता है बच्चों टूटना। अभी जस्ट हमने इस पर क्या है चर्चा किया, यानी इसको बताया है, ठीक है ना, कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन। हमने आपको पहले भी बताया बच्चों, संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या है, एक यूरेनियम का भारी नाभिक है, ठीक है ना, ये देख लीजिए यूरेनियम का एक भारी नाभिक है बच्चों, और इस पर जब न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है, जब न्यूट्रॉनों की बमबारी यानी न्यूट्रॉनों की बौछार की गई तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया है, ठीक है ना। एक क्या है, बेरियम नाभिक में टूट गया बच्चों ये, ठीक, और दूसरा है बच्चों क्रिप्टॉन, दूसरा क्रिप्टॉन में टूट गया है, ठीक है ना। तो ये एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट गया है और प्लस अपार ऊर्जा निकली है, तो ये प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन का कोई उदाहरण कहें तो जो बच्चों परमाणु बम, ये प्रक्रिया किसमें, परमाणु बम, ठीक है ना, जो एटम बम होता है यानी परमाणु बम। अगर पूछेंगे परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। और सूर्य क्या है, या हाइड्रोजन बम, सूर्य या हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन पर, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पे न्यूमेरिकल भी अब की बार पूछा गया था। तो द्रव्यमान क्षति क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बस थोड़ा आपको कुछ चीजें समझना है। पहले परिभाषा देख लीजिए बच्चों कि किसी परमाणु के नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, और इस अंतर को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी क्या होता है, जैसे कुछ चीजें हैं बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई, जैसे कोई परमाणु है कि भाई कोई अगर बोल देता है अनुमान के तौर पे कि भाई इस चीज का वेट मान लेते हैं कि क्या है, कोई बोल दे कि 10 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में इसका वेट किया जाए तो भाई 9.8 ग्राम निकल आए। तो एक तो वास्तविक द्रव्यमान हो गया कि भाई इसका वास्तविक द्रव्यमान ये है, और ये क्या है, एक आभासी द्रव्यमान जो आपने अनुमान लगाया। तो इनका मान लो, इसी को समझ लो, इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या है, द्रव्यमान में क्षति। यानी द्रव्यमान में क्षति कितना हुआ है, 0.2 ग्राम्स का, यानी यही तो द्रव्यमान में क्षति हुई है ना बच्चों, यही तो क्षति हुआ है। तो यही चीज कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, कोई परमाणु है और उसके नाभिक का कोई वास्तविक द्रव्यमान है, वो जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के, न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, ठीक है ना, और इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। या आप परिभाषा इससे भी आसान लिखना चाहते हैं बच्चों तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि नाभिक का, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान और,
ठीक है ना। न्यूक्लियानों का द्रव्यमान का जो अंतर होता है उसे कहते हैं द्रव्यमान क्षति। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति। जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या है बच्चों। और उसके बाद ठीक है ना, ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पर एम पी क्या है, पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, एम मतलब मास, ठीक है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और एम एन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। और जहाँ पर एम क्या है, ये वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है ना। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों कि P तथा N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। और भाई इस क्वेश्चन को तो कल हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि बच्चों P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं और N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं। देखिए हमने कल बताया था बच्चों कि जब P प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो क्या करते हैं। देखिए कि जब शुद्ध सिलिकॉन में, या जर्मेनियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अर्धचालक ही हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को, यानी 3 संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाते हैं, ऐसे पदार्थ मिला दें जिसकी संयोजकता 3 हो, जैसे एल्यूमिनियम, बोरान, ठीक है ना, बहुत सारे और भी हैं, यानी जिनकी संयोजकता 3 हो, बस उतना याद रखिए कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं तो P प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है ना। और N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है ये भी बताया था बच्चों हमने कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, और 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य मतलब जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक आदि, ठीक है ना, कि जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। और ये दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपके साल भी पूछे गए थे, ठीक है ना। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन P प्रकार N प्रकार का अर्धचालक दोनों पूछे जाते हैं हर एक सेट में, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों कि फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित करते हैं, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगर इसको डिटेल में समझना है बच्चों तो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, अब की साल भी पूछा गया था, हमने उसको बताया है। फोटो डायोड मोनो सर डालिए, हमने पूरा सचित्र वर्णन किया है, आप देख लेना। पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे संयोजित करते हैं। देखिए बच्चों, फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को, ठीक है ना, और पीएन संधि कैसा होना चाहिए, जिसका पी क्षेत्र क्या हो, अत्यंत पतला हो व पारदर्शी हो, ठीक है ना, ये चीज भी जरूरी है। तो फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र पतला हो व पारदर्शी हो, उसे क्या करते हैं बच्चों, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रख देते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश आसानी से यानी सरलता से पहुंच सके। अगर इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे बच्चों, तब जाकर के फोटो डायोड अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे, ठीक है ना, इसी पर आधारित है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 25 कह रहा है बच्चों कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों कि कह रहा है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत। अब अवक्षय परत क्या है बच्चों, हमने कल ही बताया था, और विभव प्राचीर क्या है, इसको भी हमने कल ही बताया था। इसीलिए कह रहे हैं कल की वीडियो देख लीजिए, पहले 1.5 घंटे की वीडियो है लगभग, उसको पूरा किताब का क्वेश्चन उसमें रखा है, इसलिए उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है कि हम इसको अच्छे से यहाँ पर समझाएं। तो कह रहा है कि अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, पश्च अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज़्यादा हो जाती है तथा विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाता है। अब पश्च अभिनत क्या है, अग्र अभिनत क्या है, इसको हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल केवल इतना जानिए कि पश्च अभिनत होगा तो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाएगी और विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों कि अगर अग्र अभिनत की स्थिति होगी तब क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर पश्च अभिनत की जगह बच्चों अग्र अभिनत बोलता कि अग्र अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बस इसी का अपोजिट रसगुल्लो, तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती और क्या है, विभव प्राचीर का मान घट जाता। कब, अग्र अभिनत की स्थिति में, ठीक है ना। अग्र अभिनत हम लिख देते हैं, ठीक, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत की स्थिति में दोनों क्या है, इसके विपरीत, यानी जो ये अवक्षय परत होता,
ठीक है ना, अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती और विभव प्राचीर का मान भी घट जाता। तो ये रहे बच्चों आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमने प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन बैंक को, ठीक है ना, पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर को पिक किया और उसी आधार पर ये सीरीज तैयार किया, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब